हाँ जी, कंसाइनमेंट का सेकंड पार्ट है। मैंने आपको कंसाइनमेंट का एक तो नीड बताई थी कि हमें ज़रूरत क्या है, और एक मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग क्या है और नीड क्या है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो कंसाइनी है और कंसाइनर है, उसमें जो कंसाइनी है, कंसाइनर जो उसको कमीशन देगा वो किस किस टाइप से देगा। 3 टाइप के कमीशन है। एक तो ऑर्डिनरी कमीशन है, एक डेल क्रेडिट कमीशन है और एक ओवरराइडिंग कमीशन है। तो जो ऑर्डिनरी कमीशन है वो तो हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि साधारण कमीशन है। मान लीजिए 10,000 की सेल कर रहा है और 5% अगर उसको कमीशन मिलेगा तो इट मीन्स 500 रुपये जो है उसको कमीशन मिल जाएगा। नॉर्मली ऑर्डिनरी कमीशन है। अब सेकंड का जो कमीशन है वो है डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट आपने अकाउंट के अंदर पहली बार इसका मीनिंग देखा होगा, पहली बार ये वर्ड सुना होगा कि भी ये क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डेल क्रेडिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 10,000 की सेल हुई और वो सेल अगर कंसाइनी ने क्रेडिट पे की, मान लीजिए 5,000 की तो सेल करी उसने क्रेडिट पे, क्रेडिट, और 5,000 की ही कैश कर दी। अब 5,000 की जो क्रेडिट पे की है तो ये पूरा गारंटी नहीं है कि जो 5,000 रुपीज़ हैं वो पूरे के पूरे कैश ही मिलेगा। हो सकता है कुछ बैड डेट्स हो जाएं। तो अगर वो कंसाइनर ये कहता है कि भी ऐसा है कि मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा इसमें, अगर कोई भी बैड डेट्स हो जाता है, कोई भी ऐसा बैड डेट्स होता है तो वो अगर आप बियर करोगे तो मैं आपको शुरू से ही कमीशन जो है वो एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो बोले कमीशन आप एक्स्ट्रा दे दोगे? बोले हाँ। अब आपकी मर्जी है, आप कैश सेल करो पूरी की पूरी 10,000 की कैश सेल, और चाहे आप 10,000 की क्रेडिट सेल करो, लेकिन मुझे तो 10,000 रुपीज़ पूरे के पूरे चाहिए। बोले ठीक है जी, लेकिन मैं आपको जो कमीशन है ना 2% एक्स्ट्रा दूंगा। अब वो जो ये 5% हो गया जी ऑर्डिनरी कमीशन, और जो ये 2% है वो हो गया हमारा डेल क्रेडिट कमीशन। इसको हम लोग एडिशनल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है ये, तो इसे हम लोग एडिशनल कमीशन भी कह सकते हैं। ये तो नॉर्मल कमीशन हो गया, ये एडिशनल कमीशन हो गया। अब एक और आ गया जी आपका ओवरराइडिंग कमीशन। अब ये क्या है ओवरराइडिंग कमीशन? पहले ही समझ में आ रहा है कि ओवर यानी कि कहीं ना कहीं जितनी उसकी कीमत है उससे कुछ ज़्यादा। जैसे मान लीजिए इनवॉइस कॉस्ट की वैल्यू है प्रोडक्ट की 100 रुपीज़, और अगर 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट की वैल्यू है तो अगर वो कंसाइनर इनवॉइस के अंदर 20 रुपीज़ ऐड करके 120 का जो बिल है इनवॉइस के अंदर वो प्राइस दे रहा है, तो इट मीन्स 120 रुपीज़ कंसाइनर लेगा। अब 120 रुपीज़ कंसाइनर लेगा, लेकिन कंसाइनी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि उसने जो उस यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 150 में सेल कर दी। 150 में सेल कर दी, इट मीन जो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए, वो जो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए उसके ऊपर जो कमीशन मिलेगा, जो ओवरराइडिंग कमीशन, वो बन जाएगा जी आपका। यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया उसके ऊपर जो कमीशन दिया जाएगा वो हो जाएगा ओवरराइडिंग कमीशन। इट मीन्स क्या हो गया कि कॉस्ट के बाद जितने भी हिडन चार्जेस हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, मान लीजिए 20 लगे, या फिर वो बताना नहीं चाहता कि कॉस्ट तो 100 है कि 20 रुपीज़ कहाँ लगे या नहीं लगे, तो इनवॉइस के अंदर उसने 120 रुपये दिखा दिया 120। तो अगर जो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा के अंदर जो सेल होती है ना, उस 30 रुपीज़ के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, वो ओवरराइडिंग कमीशन हो जाएगा। ये हो गया जैसे कि 2%। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे हम लोग तीनों कमीशन को अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ जी, हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए 2 लाख की सेल हुई और 5% ही ऑर्डिनरी कमीशन है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और 2% जो है वो क्या है जी आपका डेल क्रेडिट कमीशन है। 5% क्या हो गया ऑर्डिनरी कमीशन, और 2% हो गया डेल क्रेडिट कमीशन।
ये आपका क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 लाख का 5% हो जाएगा जी 10,000 रुपीज़ जो कमीशन आ गया वो ऑर्डिनरी कमीशन आ गया। फिर 2% हो गया यानी कि 4,000 रुपीज़ का जो हो गया ऑर्डिनरी डेल क्रेडिट कमीशन, तो टोटल का जो कमीशन है वो 14,000 होगा। अब आप लोग कहोगे कि ये तो मैं इकट्ठा भी निकाल सकती थी, सीधा आप 5 और 2 को 7 करते और 7% निकालते तो भी 14,000 आ जाता। लेकिन नहीं, अगर आप इसको अलग अलग इलेबोरेट करोगे तो जो एग्जामिनर है वो ये देखेगा कि इसको अलग से इसकी अच्छे से नॉलेज है, वो मार्क्स भी आपको अच्छे देगा और आपको ये भी दिखाना होगा कि हाँ भाई हमने ये अलग अलग कमीशन निकाला है। ठीक है जी। अब आ गया कि ओवरराइडिंग कमीशन कैसे निकलेगा। अब ओवरराइडिंग कमीशन के लिए 10,000 की मान लीजिए कॉस्ट है और 2,250 रुपीज़ का इनवॉइस बाद जितना भी एक्सपेंस लगा, कंसाइनर ने ये अमाउंट दे दिया जी इनवॉइस वैल्यू। अब ये इनवॉइस वैल्यू दे दी कंसाइनर ने, लेकिन अब कंसाइनी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसने क्या किया कि 17,000 रुपीज़ का सेल कर दिया अमाउंट। करना था उसे ये और कर दिया उसने इस अमाउंट के ऊपर, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर मान लीजिए ओवरराइडिंग कमीशन 2% ही है तो वो आ जाएगा। 17,000 में से हम लोग इसको लेस कर देंगे। हाँ जी, तो 12,250 रुपये की ये यूनिट हो गई और एक्चुअल में, और 17,000 रुपये कंसाइनी ने सेल किया। अब जो दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया जी 4,750 रुपये। अब 4,750 के ऊपर 2% जो है एक्स्ट्रा कमीशन लग जाएगा, 4,750 डिवाइडेड बाय 2/100, 95 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी कि वैसे तो उसको मिलने थे 14,000, लेकिन उसकी स्मार्टनेस की वजह से उसे ये 95 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले। इस तरह से ये ओवरराइडिंग कमीशन निकाला जाएगा। एक हो गया हमारा ऑर्डिनरी कमीशन, एक हमारा हो गया डेल क्रेडिट कमीशन और एक हो गया हमारा ओवरराइडिंग कमीशन। नया चैप्टर है इसलिए आप एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो हम लोग एक्सपेंसेस का करेंगे। एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं हमारे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ जी, एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब कंसाइनमेंट जब होगा तो कंसाइनर और कंसाइनी कौन कौन से एक्सपेंसेस बियर करेगा। तो एक तो होते हैं जी हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नया वर्ड है, लेकिन हम लोगों ने पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में सुन रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो एक्सपेंसेस सेल के रिगार्डिंग होते हैं, जो कि हम लोग परचेज जब करते हैं तो परचेज के टाइम में जो जो कॉस्ट में ऐड होते हैं, स्टार्टिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ऐड होते हैं, परचेजिंग के टाइम में ऐड होते हैं, वो सारे खर्चे कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको हम लोग कहाँ ऐड करते थे? पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब वही की वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए जी? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये भी कह सकते हैं कि जो एक ही बार होते हैं, दोबारा वो नहीं होते, तो वो हो गए रेकरिंग। और उनको कौन बियर करेगा? उनको बियर करेगा कंसाइनर। कंसाइनर। और जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो होते हैं जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो बियर करेगा जी कंसाइनी। वो खर्चे हैं कौन कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा जी हमारा लोडिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट, ऑक्ट्रोए, इस तरह से ये खर्चे हो गए जो कि कंसाइनी के गोदाम तक जब तक माल नहीं पहुंच जाता उस टाइम तक जितने भी खर्चे हैं वो कंसाइनर बियर करेगा। और एक बार अगर कंसाइनी उसकी पेमेंट भी देता है तो भी वो कंसाइनर से वापस ले लेगा इसको।
ठीक है, अब हो गए कंसाइनी कौन कौन से खर्चे बियर करेगा। अब गोडाउन का रेंट है, जो माल आएगा वो गोडाउन में तो आएगा ही, तो जो गोडाउन का जो रेंट है वो आएगा। मेंटेनेंस के खर्चे जो हो गए वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। रेंट हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, स्टोरेज एक्सपेंसेस हो गए, वो सब कौन से खर्चे हुए जी, वो हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि कंसाइनी बियर करेगा। इस प्रकार से ये जो खर्चे हैं ये सब कंसाइनर और कंसाइनी बियर करते हैं अपने अपने लेवल पे। हाँ जी, अब कंसाइनमेंट अकाउंट का हम अकाउंटिंग प्रोसीजर जो सीख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंसाइनमेंट अकाउंट में अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। तो दो टाइप की बुक बनेंगी, एक तो कंसाइनर बुक हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट अगर हमने सीखने हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंसाइनमेंट अकाउंट में अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। तो नेसेसरी अकाउंट में ये बताना है आपको कि कंसाइनर अकाउंट एक तो कंसाइनर बनाएगा और एक कंसाइनी बनाएगा अपने बुक्स के अंदर। तो जो कंसाइनर है अपने बुक्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाएगा और कंसाइनी कौन कौन से बनाएगा वो हम देखते हैं। कंसाइनर सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारा अकाउंट हो जाएगा जी नॉमिनल अकाउंट, यानी कि इसके अंदर जितना भी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा और जितना भी लॉस होगा वो डेबिट साइड में हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी नहीं बनाएगा, ये हमने ध्यान रखना है हमेशा कि कंसाइनी की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनेगा। सेकंड हो गया जी आपका, अब आएगा कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट बनाएगा और जो कंसाइनी है वो कंसाइनर अकाउंट बनाएगा। मिरर रिफ्लेक्शन होती है इसके अंदर कि जो ये एंट्री करेगा उसकी अपोजिट एंट्री ये हो यहाँ पर होगी, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा किया है। तो क्या होगा जी, कंसाइनर बनाएगा कंसाइनी अकाउंट, जो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, यानी कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और कंसाइनी क्या बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट बनेगा। अब आ गया जी थर्ड, कंसाइनर गुड्स को सेंड करेगा, गुड्स भेजेगा और जो कंसाइनी है वो गुड्स को लेगा। तो क्या आ जाएगा जी, गुड्स सेंट अकाउंट, जबकि जो कंसाइनी है वो गुड्स रिसीव अकाउंट ये बनाएगा। और लास्ट के अंदर जो फोर्थ अकाउंट है वो बनेगा जी स्टॉक अकाउंट, कि कितना माल कंसाइनर ने भेजा, कितना सेल हो गया और कितना बच गया, स्टॉक अकाउंट ये भी बनाएगा स्टॉक अकाउंट। ये जो एंट्री करेगा उसकी रिवर्स एंट्री यहां हो जाएगी। अब जो गुड स्टॉक सेंट अकाउंट है ये भी हमारा रियल अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है जी, ये अकाउंट हमने बनाने सीखने हैं। अगले पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे हमने करना है। मैं अभी भी बार बार आपको यही कह रही हूँ कि नया टॉपिक है, अगर एक दो बार वीडियो को हम अच्छे से देखेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। क्योंकि क्या है कि जर्नल एंट्री समझने के बाद आप लोग इसको अच्छे से पोस्टिंग कर पाएंगे, लेकिन अब मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया कि प्रोसीजर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो हम लोग इसको अच्छे से इसकी पोस्टिंग को कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।